हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। तो इसका चैप्टर नंबर 1 आर यूनिवर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। 50th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय द इक्लिप्स ऑफ मून? इक्लिप्स ऑफ मून क्या होता है? जो इक्लिप्स ऑफ मून है इसको लूनर इक्लिप्स भी बोला जाता है, राइट। तो अब होता क्या है, एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, सन अर्थ एंड मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और जो अर्थ होती है वो सन और मून के सेंटर में होती है, उसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ मून्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में सन मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, राइट। मून जो होता है वो सन और अर्थ के सेंटर में आ जाता है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, लेकिन लूनर इक्लिप्स के टाइम पे जो अर्थ है वो सन एंड मून के सेंटर में होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इक्लिप्स ऑफ मून, इक्लिप्स ऑफ मून क्या होता है? व्हेन सन अर्थ एंड मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन, इट अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। तो अर्थ क्या है? अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द थ्री आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा आंसर, विच इज लूनर इक्लिप्स, राइट। तो ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, सोलर इक्लिप्स भी और लूनर इक्लिप्स भी, ठीक है। लूनर इक्लिप्स में अर्थ सेंटर में होएगी एंड सोलर इक्लिप्स में मून सेंटर में होएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द परमानेंट टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इट्स ऑर्बिट टुगेदर कॉज। अब देखो, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ की जो रेवोल्यूशन हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? दिन रात बनते हैं? नहीं, दिन रात जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से होते हैं। दिन रात की लेंथ चेंज होती है एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, क्योंकि जो अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व हो रही है ना, तो अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स चेंज होंगे तो जो दिन रात की लेंथ है वो भी चेंज होएगी। तो आंसर क्या आएगा? वेराइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड अलोंग द टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट मिड डे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे होती है? अब ये है हमारी अर्थ, यहाँ पे आ गया इक्वेटर, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है, नदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में दिन रात इक्वल होंगे? नहीं होंगे। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो दिन रात का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो गलत है। सेकंड क्या है? डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होगी। तो ये क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर सन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कौन सा सीजन होएगा? समर सीजन होएगा। सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है तो दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होएगी, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ एट पोल्स। पोल्स पे कभी भी दिन रात बराबर नहीं होते। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। नाइट इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ द नॉर्थ पोल, अगेन ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1500 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। Next, which of the following statement can be taken as evidence to show that Earth is spherical? अब कौन सी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है? पहला, द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो, अर्थ रोटेट कर रही है तो स्फेरिकल है, ये कोई एविडेंस नहीं है, राइट। सेकंड क्या है? सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डेज व्हाइल अदर पार्ट्स हैव नाइट्स। अब देखो, कुछ पार्ट पे दिन है, कुछ पार्ट पे रात है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब आधी अर्थ पे दिन होते हैं, आधी पे रात होता है। ऐसा क्यों होता है? ये स्फेरिकल अर्थ की शेप है, इसीलिए होता है। अब देखो, कोई स्फीयर है, किसी की भी बात कर लो, चाहे एक बॉल ले लो, बॉल के सामने कोई भी यहाँ पे लाइट का सोर्स रख दो, तो जो बॉल का आधा
पोर्शन होएगा ना वहां पे लाइट होएगी, दूसरे वाला जो पोर्शन होएगा वहां पे अंधेरा होएगा। तो अब ये स्फेरिकल जो चीज होएगी उसी के आधे पार्ट पे जो है वो जो रोशनी आएगी, आधे पार्ट पे रोशनी नहीं पहुंचेगी। तो अर्थ स्फेरिकल है, इसीलिए आधे पार्ट पे दिन होता है और आधे पार्ट में रात होती है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये जो है एरोप्लेन से हम देखते हैं तो कर्व्ड नजर आती है, तो इससे तो ये भी है ना कि अर्थ कर्व्ड हो सकती है, स्फेरिकल हो ना हो, ये कोई प्रूफ नहीं है। अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, स्फेरिकल हो चाहे फ्लैट हो, रिवॉल्व तो करेगी ही करेगी। तो ये कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस क्या है कि जो अर्थ है उसके आधे पार्ट पे दिन होता है, आधे पार्ट पे रात होता है। इससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। Next, the earth makes one complete revolution in 365 days and 6 hours. राइट, बुक पे लिखा हुआ है 365 एंड हाफ डेज, हाफ नहीं आएंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 या 365 1/4 डेज आ जाएगा, यहाँ पे 365 डेज 6 आवर्स आ जाएगा। ये 6 आवर्स हर साल ऐड हो के चौथे साल आ जाता है हमारा लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। राइट, नेक्स्ट 57, which one of the following is not connected with the proof of the earth's shape? अब इसमें क्या है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, सर्कम नेविगेशन, अर्थ शैडो, द बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो है हमारा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, द बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये सैमुअल बिरले ने किया था 1838 में। तो 1838 में जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये बेडफोर्ड क्या है, बेडफोर्ड एक रिवर है, यूके के पास है रिवर। तो उस रिवर बैंक पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1838 में, सैमुअल बिरले ने किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ना वो फ्लैट है। राइट, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया था कि अर्थ फ्लैट है, तो इसीलिए ये अर्थ की शेप से जो कनेक्टेड प्रूफ है उससे ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि अर्थ की शेप क्या है, अर्थ स्फेरिकल है, और यू कैन से जो अर्थ की शेप है वो जियोइड है। लाइक राइट, तो ये जो है बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट 1838 में हुआ था। इसमें बोला गया था कि अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट है। हालांकि बाद में 1870 में इन्होंने ही 1870 में ये जो हमारे सैमुअल बिरले थे और अल्फ्रेड रूजल थे, इन दोनों ने मिलकर फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला था कि अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन वो 1870 में था। जो बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने बोला था कि अर्थ फ्लैट है। 1835 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्लिप्स ऑफ सन टेक्स प्लेस। सेम, अब हमने पहले इक्लिप्स ऑफ मून किया था जिसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इक्लिप्स ऑफ सन। इक्लिप्स ऑफ सन को क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोलर इक्लिप्स की बात हो रही है। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है, व्हेन मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है तो वो होता है इक्लिप्स ऑफ सन और सोलर इक्लिप्स। राइट, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो है कोरोना। नेक्स्ट है, टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। टाइटन कौन से प्लैनेट का लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, तो आंसर है सैटर्न। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज। अब देखो, अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, तो आंसर है वीनस। जो वीनस है वो सन के आसपास क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेक्स्ट, अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू नियरली। अब देखो, इक्वेटर पे जब हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो हम कितना डिस्टेंस चलते हैं, 111 किलोमीटर। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, उसमें क्या था, उसमें लैटिट्यूड था। अब देखो, अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर है। तो स्फीयर है तो उसमें आप लॉन्गिट्यूडिनली 1 डिग्री चलो या फिर लैटिट्यूडिनली 1 डिग्री चलो, तो वो जो डिस्टेंस कवर्ड होएगा वो 111 किलोमीटर का ही होएगा, क्योंकि जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री का है। राइट, फिर नेक्स्ट, when we consider 15 degree meridian on a world map or a globe and count them in an eastward direction। ठीक है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हम 15 डिग्री मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन में क्या है, 0 डिग्री होता है। वी फाउंड दैट टाइम ऑफ द मेरिडियन इज। अब उसका टाइम क्या होएगा, अब ये देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच में से क्रॉस करता है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है।
तो अब यहाँ से अगर हम 15 डिग्री मूव कर रहे हैं ईस्टवर्ड, ठीक है, ईस्ट कौन सी साइड है, ये वाली ईस्ट साइड है, ये वाली वेस्ट साइड है। तो 0 डिग्री से अगर हम ईस्ट वाली साइड 15 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 15 डिग्री पे इस मेरिडियन पे क्या टाइम होएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो 15 डिग्री मेरिडियन पे जो टाइम होएगा वो 1 घंटा आगे होएगा, क्योंकि हर 15 डिग्री पे जो हम मूव करते हैं तो वो 1 घंटा हम आगे मूव कर जाते हैं, राइट। 1 डिग्री पे 4 मिनट का होता है डिफरेंस। जब हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो मतलब हम 4 मिनट आगे जा रहे हैं। तो 15 डिग्री अगर हम मूव करेंगे तो मतलब हम 1 आवर आगे जा रहे हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ, ईस्ट में जो टाइम होता है वो ऐड होता है और वेस्ट में जो टाइम होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम 1 घंटा आगे जाएंगे। तो 0 डिग्री पे अगर 4 PM हुआ होगा टाइम, तो यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होएगा, 5 PM का टाइम होगा। अगर वही हम 15 डिग्री वेस्ट में देखें तो 15 डिग्री वेस्ट पे 3 PM का टाइम होगा। 1 घंटा पीछे होगा, ये 1 घंटा आगे होगा। तो 1 आवर फास्ट इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी आएगा, राइट। 1 आवर फास्ट इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सियोम्स रिगार्डिंग टाइडल हाइपोथेसिस ऑन ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ की एक थ्योरी है टाइडल हाइपोथेसिस, जो कि दी थी सर जेम्स जीन्स ने। तो अब ये जो थ्योरीज होती है ना, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो एज इट इज याद करने पड़ते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। सही है गलत है वो हमें वैसे ही माननी पड़ेगी थ्योरी। तो ये जो टाइडल हाइपोथेसिस की थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन एंड अनदर इंक्लूडिंग स्टार। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रिमिटिव सन वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो प्रिमिटिव सन था वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता था, एंड द टाइडल फोर्स ऑफ इंक्लूडिंग स्टार वाज ग्रेटर देन द प्रिमिटिव सन। इंक्लूडिंग जो फोर्स है स्टार की, टाइडल फोर्स है इंक्लूडिंग स्टार की, वो प्रिमिटिव सन से ज्यादा होती है। तो 1, 3 एंड 4 ये 3 पॉइंट्स है टाइडल हाइपोथेसिस के, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आएगा, क्वेश्चन आधा ही है यहाँ पे। तो ओशन करंट्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो पहले तो अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से ओशन करंट्स चेंज होते हैं। एयर प्रेशर एंड विंड जो है वो ओशन करंट्स को अफेक्ट करता है, और ओशन वाटर की जो डेंसिटी है वो भी ओशन वाटर को, ओशन करंट्स को अफेक्ट करती है, राइट। जो रेवोल्यूशन है अर्थ, उससे ओशन करंट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी इज योर आंसर। Next, which of the following are cited by the scientist as evidence for the continued expansion of universe? तो कौन कौन से एविडेंसेस है जिससे पता चलता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस, स्पेस में माइक्रोवेव्स डिटेक्ट किए हैं, तो उससे ये नहीं पता चलता कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस। रेडशिफ्ट फिनोमेना डिफरेंट है, उसे यूनिवर्स की एक्सपेंशन का कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, अब एस्ट्रॉइड की मूवमेंट हो रही है तो इट डजंट मीन कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। सॉरी। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस। स्पेस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। नन ऑफ द अबव कैन बी साइटेड एज एविडेंस। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with 2। सबसे पहला क्या है, एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर क्या होता है, एस्थीनोस्फीयर अब ऊपर की जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो आती है, ये वाली क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे एक मेंटल की लेयर होती है। मेंटल में भी मेंटल की 2 लेयर्स होती है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर, राइट। अब मेंटल की जो बाहर वाली ये क्रस्ट के साथ वाली लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। तो एस्थीनोस्फीयर क्या आ जाएगा, मेंटल ऑफ द अर्थ अपर पार्ट, ठीक है। अब क्योंकि जो मेंटल है, मेंटल का जो अपर पार्ट है वो एस्थीनोस्फीयर होता है, और एक होता है मिडल पार्ट, ठीक है, जिसको लोअर पार्ट भी यहाँ पे बोला गया है। फिर सेकेंड क्या है, अब जो ए है इसके साथ ये थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया ए। दूसरा क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन कहाँ पे होता है, इन्वर्जन ट्रोपोस्फीयर के लोअर पार्ट्स में होती है, राइट। फिर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होती है, लिथोस्फीयर अर्थ का जो रॉकी पार्ट है, ठीक है, सॉलिड अर्थ जिसको बोलते हैं। तो ये सी आ जाएगा। मेंटल क्या है, मेंटल ऑफ द अर्थ लोअर पार्ट,
राइट, तो ये आ जाएगा डी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए के साथ 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5 ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के हैं, तो आंसर है हमारा जुपिटर। जुपिटर के टोटल कितने मून्स है, जुपिटर के टोटल 92 मून्स है, राइट। नेक्स्ट, वीनस इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। बिल्कुल सही है, हमने देखा था कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है वीनस। तो सेकंड क्या है, इसका रीजन क्या दे रखा है, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में का सेकंड प्लैनेट है, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है, मरकरी है, देन वीनस, फिर अर्थ, फिर आगे चलते रहते हैं। तो जो वीनस है वो हमारा सेकंड प्लैनेट है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बट अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना, ये इसका रीजन नहीं है। अब ये सेकंड प्लैनेट है सन का, इट डजंट मीन कि जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट होएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट इंडिविजुअली सही है, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर इसकी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर आएगा। लाइट ईयर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट ईयर से हम क्या चीज मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट, मीटेओराइट्स आर द हेवनली बॉडीज। मीटेओराइट्स क्या होते हैं, बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर नहीं है, बिटवीन द सैटर्न एंड नेपट्यून, बिटवीन द मार्स एंड वीनस, दे दैट बर्न ब्राइटली ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमोस्फियर। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो हमारी मार्स एंड जुपिटर की बेल्ट है ना, वो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है, मीटेओराइट्स की नहीं है। मीटेओराइट्स क्या है, मीटेओराइट्स स्मॉल बॉडीज है जो यूनिवर्स में इधर उधर घूम रही है, तो जैसे ही वो अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करती है तो वो जलने लगती है, ठीक है, उनको बोलते हैं मीटेओराइट्स। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। पहले भी मैं इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बता चुकी हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने जो पहली वीडियो थी उसमें डिस्कस करी थी, तो अगर आपने वो देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, बिकॉज अब हम जो मून का है हमेशा एक ही साइड देखते हैं, सेम फेस देखते हैं। क्यों देखते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि जो मून है वो अपनी एक्सिस पे भी 27 डेज में घूमता है, और जो सन अर्थ का चक्कर लगाता है ना मून, वो भी 27 डेज में ही लगाता है, राइट। जैसे ये अर्थ है, ये मून है। अब मून अपनी एक्सिस पे भी 27 डेज में घूमता है, और मून अर्थ का जो चक्कर लगाता है, एक रेवोल्यूशन अर्थ के आसपास जो पूरी करता है, वो 27 डेज में पूरी करता है। इसीलिए जो मून है उसका हम सेम फेस देखते हैं, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस इन ए डायरेक्शन, नो, इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्थ रिसीव्स सन्स एनर्जी एट द इंफ्रारेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, नो, द अर्थ रीरेडिएट्स द सन्स हीट एज अल्ट्रावायलेट एनर्जी। तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नीदर ए नॉर बी। नेक्स्ट, द ब्लू मून फिनोमेना अकर्स। ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून वो होता है जब एक जो कैलेंडर मंथ है ना, कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून जब होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। When 2 full moons occur in the same month, एक ही मंथ में 2 फुल मून जब आते हैं उसको बोलते हैं ब्लू मून। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। स्टार की एनर्जी का जो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है वो क्या है, क्योंकि जो हम स्टार की एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होती। क्या सोर्स है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। जो स्टार की हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है और उसकी एनर्जी जो है वो रिप्लेनिश होती रहती है, इसको एनर्जी मिलती रहती है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल। बिल्कुल सही है, कॉमेट्स जो है वो फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो रॉकी प्लैनेटॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स ही होते हैं बट इनका साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए इनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है,
बिल्कुल सही है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ऑप्शन 2 जो वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉमेट्स है वो वीनस एंड मरकरी के बीच में नहीं मिलते। जो कॉमेट्स है ये क्यूपर बेल्ट में मिलते हैं और क्लाउड्स में पाए जाते हैं। थर्ड क्या है, कॉमेट्स शो ए परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड्स डोंट। कॉमेट्स की टेल होती है, हमने देखा है जैसे ही कॉमेट्स सन के पास में से क्रॉस करता है तो इसकी जो गैसेस होती है वो डिसोसिएट हो जाती है, डिसोसिएट होके एक टेल की तरह दिखाई देती है, राइट। तो एस्ट्रॉइड्स की कोई भी टेल नहीं होती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1 और 3 जो है वो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन ए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। अब सैटेलाइट ऑर्बिट में कब होगा, व्हेन ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस होगा, या फिर ऑर्बिट सर्कुलर होगा, या फिर ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर, राइट। तो ये जो पहले 3 है ये इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल path and sun is located at one focus of the ellipse. Imagine a situation in which earth goes around the sun on a circular path. अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये सन है, सन के आसपास जो अर्थ घूम रही है ना वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इमेजिन अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन सर्कुलर पाथ, जो अर्थ है वो सन के आसपास ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाए, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन अंडर दैट सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वैसे तो इलिप्टिकल पाथ में है बट इन केस जो अर्थ है वो सन के आसपास सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाए तो इससे क्या है, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। गलत है, डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस बिटवीन सीजन्स विल बी रिड्यूस्ड। द सीजन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट, कोई सेंस नहीं बनता, वेरी कोल्ड हो जाएगा, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन जो सीजन्स के बीच का डिफरेंस है ना वो कम हो जाएगा, राइट। अगर जो अर्थ है वो सर्कुलर मैनर में घूमने लग जाएगी अराउंड द सन। नेक्स्ट, वी ऑब्जर्व ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू। अब जो तारे हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों जगमगाते हैं। अब होता क्या है, जब स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, हर जगह पे सेम डेंसिटी नहीं होती, टेम्परेचर अलग अलग होता है, विंड की स्पीड वो भी चेंज होती रहती है। इन सब वजह से जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, द कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है स्टार और अर्थ के बीच में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। अब टेम्परेचर वेरी करता है, बाकी के जो मैंने रीजंस बताए हैं वो भी वैलिड रीजंस है, क्योंकि जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो चेंज होती है, एयर की डेंसिटी, टेम्परेचर वेरिएशंस आती है, टेम्परेचर वेरिएशंस आती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो भी चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होएगा तो जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड्स सोलर सिस्टम में ही है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स की पूरी एक बेल्ट बनी हुई है, सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। कॉमेट्स सन के आसपास घूम रहे हैं, कॉमेट्स सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। प्लैनेट्स अगेन सोलर सिस्टम में ही है, सन के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन नेबुला इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। बस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच का एवरेज डिस्टेंस है, बिटवीन द सन एंड द अर्थ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें सेंटर में सन था और यहाँ पे ऐसे अर्थ जो है सन के आसपास घूम रही है, राइट। अब ये जो अर्थ है ना, यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन शो कर रही है, पेरिजी, और यहाँ पे है अपोजी, ठीक है। ये अपोजी है, दूर वाली जो पोजीशन है, ये पास वाली जो है ये है पेरिजी। यहाँ पे जो सन और अर्थ के बीच में, जब अर्थ इस पोजीशन पे होती है ना, यहाँ पे जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस पोजीशन में जब अर्थ आएगी यहाँ पे भी जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो यहाँ का डिस्टेंस है ना ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और यहाँ पे होता है 0 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम इन चारों पोजीशंस की एवरेज निकाले तो एवरेज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही आती है, राइट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज। एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, डेजर्ट है इसके आसपास, अब उसने अपने घर पहुंचना है, अपने विलेज, अपने गांव में पहुंचना है। इसका गांव कहाँ पे है, जिस जगह पे ये खड़ा है ना बंदा, उसके 5 किलोमीटर ईस्ट में है, 5 किलोमीटर ईस्ट में इसका घर है जिस जगह पे ये खड़ा है। लेकिन अब इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डेजर्ट है, कुछ इसको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, डेजर्ट है। अब इसको कोई स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, कुछ नहीं इसको दिखाई दे रहा यहाँ पे आसपास, जिससे इसको डायरेक्शन का पता चल सके। ना ही इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो डायरेक्शन का पता लगा सके। तो अब ये डायरेक्शन का पता कैसे लगाएगा, ये पोल स्टार को लोकेट करेगा, आसमान की तरफ देखेगा, रात है, रात का टाइम है, तो ये आसमान की तरफ देखेगा और आसमान की तरफ ये पोल स्टार की तरफ देखेगा। पोल स्टार की तरफ देखकर वो अपने विलेज की डायरेक्शन को जज करेगा, विलेज की डायरेक्शन का पता लगाएगा। तो जब उसको पता चलेगा कि उसका विलेज इस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो अब देखो पोल स्टार से उसको ईस्ट डायरेक्शन पता चलेगी तो वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देगा। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा होगा तो पोल स्टार की जो पोजीशन है वो क्या होएगी, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन है। पोल स्टार कहाँ पे होता है, पोल स्टार होता है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसने देखा ये नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार है, तो अब इसका घर कहाँ पे है, ये ईस्ट की तरफ है, तो इधर को ये चलना शुरू करेगा, ठीक है, इस लाइन पे ये चलना शुरू करेगा। जब इस लाइन पे चलेगा तो जो पोल स्टार है वो इसकी कौन सी साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट या राइट, पोल स्टार इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसका फेस है, तो ये वाला इसका लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, तो जो पोल स्टार होगा वो इसकी लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, पोल स्टार की तरफ तो वो जा नहीं रहा, ईस्ट की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पोल स्टार, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, पोल स्टार उसके लेफ्ट में होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।